ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ की चादर से ढकी चोटियां, पर्वतों से गिरते झरने और नीले गहरे तालाब मध्य हिमालय की पहचान है। ये हमेशा से बाहरी लोगों के आकर्षण का केंद्र भी रहे हैं। यही वजह है कि हिमालय को चोटिल करने की कोशिशें भी अनेकों बार हुई, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल का ये क्षेत्र तो मां भारती पर मर मिटने वाले वीरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन मां भारती के मुकुट हिमालय की मान मर्यादा को चोटिल नहीं होने दिया। साल 1381 में जब दिल्ली के तख्त पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था, तब उसकी नज़र हिमालय की खूबसूरत वादियों की तरफ गई। उसने हिमालय को फतह करने की ठानी। उसे जल्दी ही वजह भी मिल गई। बदायूं के मुकदम और कटहर के राजा के बीच हुए झगड़े को मुद्दा बनाकर उसने कुमाऊं पर हमला कर दिया। उस वक्त पाली पछाऊं की गद्दी पर राजा ध्यामदेव बैठे थे। राजकाज का जिम्मा उनकी माता जिया के हाथों में था। फिरोज शाह तुगलक ने 1 लाख सैनिकों को पहाड़ को फतह करने के लिए भेजा था। रानी जिया ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। 20,000 सैन्य बल के साथ वो रानी बाग के मैदान में आ डटी। बमौरी घाटे पर भयानक युद्ध हुआ। फिरोज शाह तुगलक की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई, लेकिन इस युद्ध में रानी जिया भी शहीद हो गई। जब फिरोज शाह तुगलक ने हिमालय को कब्जाने की मंशा से हमला किया तो उसका प्रतिकार कतूरी रानी जिया ने किया। तराई के मैदान में घमासान युद्ध हुआ और उसमें रानी जिया शहीद हो गई। लेकिन इतिहासकारों ने किन वजहों से उसका जिक्र नहीं किया है या सीमित जानकारी उसकी उस युद्ध के बारे में मिलती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इतिहास में इस युद्ध का उल्लेख छिटपुट ही मिलता है। हालांकि फारस के लेखक इब्न बतूता और समकालीन लेखकों ने अपनी पुस्तकों में रानी बाग के मैदान में हुए युद्ध का जिक्र किया है। रानी जिया रानी बाग के मैदान में जो युद्ध हुआ उसमें शहीद हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से तुगलकों को बमौरी घाटे से आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें परास्त कर दिया। फारस के लेखक इब्न बतूता जिक्र करते हैं कि सुल्तान ने करीब 1 लाख की सेना भेजी थी, जिसमें से 3 लोग ही बच सके। यानी कि भयंकर युद्ध हुआ और तुगलक उसके बाद पहाड़ की तरफ यानी हिमालय को फतह करने का जो उनका मंसूबा था उन्होंने छोड़ दिया। इसे विडंबना ही कहेंगे कि रानी बाग के मैदान में हुए युद्ध का जिक्र बहुत कम जगहों पर हुआ है। हालांकि रानी जिया और रानी बाग के मैदान में हुए युद्ध के बारे में मौखिक इतिहास से जानकारी मिल जाती है। जागर गाने वाले भी रानी जिया की शक्ति और सामर्थ्य का उल्लेख करते हैं। लोग उनके शहीद स्थल पर मेला आयोजित करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहाँ गौला में स्नान की भी परंपरा है। रानी जिया को भले ही इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली हो, लेकिन उत्तराखंड के मौखिक इतिहास में उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। उसमें उनका खूब नाम है। रानी जिया के जागर लगते हैं। उत्तरायणी के मौके पर उनके शहीद स्थल पर स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं। रात भर जागरण का कार्यक्रम होता है और लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रानी बाग के मैदान में फिरोज शाह तुगलक की सेना और कतूरी सेना के बीच हुए युद्ध में तुगलकों को भारी शिकस्त खानी पड़ी। फारस के लेखक इब्न बतूता के मुताबिक उस युद्ध में 3 लोग ही बच सके थे, जिनमें से 2 के नाम का उसने जिक्र किया है। तीसरे का नाम उसे याद नहीं रहा। इब्न बतूता के मुताबिक सुल्तान को उस हार से बड़ा झटका लगा था। इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान ने करीब 1 लाख की सेना भेजी थी, जिसमें से 3 लोग बचकर निकले, जिसमें से 2 का नाम उन्होंने जिक्र किया है। तीसरे के बारे में लिखा है कि उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो सुल्तान काफ़ी क्रोधित हुआ, उसे भारी शिकस्त खानी पड़ी। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कतूर वंश और रानी बाग के मैदान में हुए युद्ध को वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मदन मोहन सती ने अपनी पुस्तक लखनपुर के कतूर में समेटने की कोशिश की है, जिसका प्रकाशन तक्षशिला प्रकाशन ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन
महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 4 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के गवर्नर हाउस में किया। लखनपुर के कतूर जो ये पुस्तक मैंने लिखी है, ये आगे चलकर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के काफ़ी काम आएगी, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड का जो इतिहास है वो लिखित बहुत कम है और ज़्यादातर गाँव में जो जागर है या मौखिक इतिहास है या कहीं कहीं छुट-पुट लिखा हुआ लोगों को मिलता है। लखनपुर के कत्यूर में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्धवा विधवा गंगू रमोला, राजा ध्यामदेव और तुगलक सेनापति सम्मा मशाण के युद्ध का जिक्र किया गया है। वहीं इस पुस्तक में कत्यूरों, चंदों और परमारों के संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। 4 धाम का भी इस पुस्तक में जिक्र है। उसके अलावा कुछ पवित्र तीर्थों का भी इस पुस्तक में समावेश किया गया है। पुस्तक बड़ी रोचक है। इस पुस्तक में गंगू रमोला, सिद्धवा विधवा का भी जिक्र है, मालूशाही का भी जिक्र है, जो अपनी प्रेमिका राजुला को लेने के लिए भोट जाते हैं, और महाराज ध्यामदेव जिन्होंने सागरतालगढ़ जो मौजूदा कालागढ़ है उसमें तुगलक सेनापति सम्मा मशाण, जिसे लोकल में कहा जाता है शहीदुल्ला दुसात उनका नाम था, तुगलक सेनापति का, उसको मार गिराया। इसके अलावा चंदू की लड़ाई कत्यूरों के साथ जो हुई तराई के मैदान में, उसका भी इस पुस्तक में समावेश किया गया है। लखनपुर के कत्यूर से पहले मदन मोहन सती ने जय जिया नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें रानी जिया के युद्ध कौशल, उनके तीर, तलवार और घुड़सवारी की कुशलता का उल्लेख किया है। उनमें दोनों हाथ से तलवार चलाने का कौशल था। उस पुस्तक में भी रानी बाग के युद्ध का जिक्र है। कुछ साल पहले मैंने रानी जिया को लेकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम जय जिया है। रानी जिया एक अपूर्व सुंदरी तो थी ही, वो एक वीरांगना भी थी, काफ़ी सामर्थ्यवान थी, युद्ध प्रेमी थी। वो कभी युद्धों से भयभीत नहीं हुई। उन्हें बचपन से ही तीर तलवार चलाना आता था। वो भाला फेंकती थी, घुड़सवारी करती थी। और जब फिरोज शाह तुगलक ने हिमालय पर हमला किया तो उन्होंने प्रतिकार किया। उनका साहस ही था कि उन्होंने तुगलकों की एक बड़ी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। लेखक मदन मोहन सती ने लखनपुर के कत्यूर में राजा मालूशाही और राजुला शौक्याण की प्रेम कहानी का भी जिक्र किया है, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के अंचलों में सुनी और सुनाई जाती है। हालांकि इस पुस्तक में उसका संक्षिप्त वर्णन है। इसकी वजह भी है, उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर एक पुस्तक कुछ साल पहले लिखी थी, जिसका प्रकाशन सरिता बुक हाउस दिल्ली ने किया था। मालूशाही और राजुला की प्रेम कहानी हिमालय की घाटियों में खूब गूंजती है। इसमें बैराट का राजकुमार अपनी प्रेमिका को लेने के लिए तिब्बत जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ शहीद हो गए थे। कुछ का कहना है कि वो राजुला को लेकर वापस आए और उन्होंने राजकाज संभाला। सच जो भी हो, इस पर कई लेखकों ने किताबें लिखी। मैंने भी एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में बहुत रोचकता है। हिमालय के खान पान से लेकर हिमालय के जनजीवन को इसमें उकेरा गया है। किस तरह से हिमालयी समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और किस तरह वहाँ नदी, घाटियाँ और पर्वत हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे राजुला मालूशाही को, तो उसमें आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। इन 3 ऐतिहासिक पुस्तकों के अलावा भी मदन मोहन सती ने 2 और पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें एक कहानी संग्रह है जबकि दूसरी लोक कथा पर आधारित है। मदन मोहन सती ने अपने कहानी संग्रह जन्म से पहले में उत्तराखंड के लोक जीवन को उकेरने की कोशिश की है। 2003 में मैंने जन्म से पहले एक कहानी संग्रह लिखा। इसमें उत्तराखंड के जनजीवन को
जो मैंने बचपन में देखा था उसके करने की कोशिश की, वहाँ के कष्टों को करने की कोशिश की, खासकर महिलाओं का साहस उसमें दर्शाने की कोशिश की गई। पहाड़ की महिलाओं के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि उनके ऊपर बहुत सारे कामकाज की जिम्मेदारी है। ये बात सही भी है कि वो कठिन परिस्थितियों में आजीविका चलाती हैं, लेकिन एक बात कम ही लोगों को मालूम है, पहाड़ की महिला बहुत साहसी होती है, उसे निर्णय करना आता है। वो अपने बच्चों के पालन पोषण से लेकर परिवार तक का संचालन करती है। परिवार में उसकी बात का बहुत महत्व है, चाहे पति हों, पिता हों, ससुर हों या पुत्र हों। घर की महिला के निर्णय के विरोध में कभी नहीं जाते हैं। वहीं लोककथा पर आधारित उनकी पुस्तक मालुसाई है। ये लेखक की पहली पुस्तक है जिसमें उन्होंने मालुसाई की लोक अंचल में व्याप्त कहानी को पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। इस पुस्तक का प्रकाशन हिमाद्री प्रकाशन दिल्ली ने किया है। 2003 में ही मैंने एक पुस्तक और लिखी, ये लोक कथा पर आधारित थी, उसका नाम था मालुसाई। मालुसाई की एक पुस्तक मैंने बाद में भी लिखी, उसका नाम था राजूला मालुसाई, लेकिन वो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था, कुछ विचारकों, लेखकों या दूसरे स्रोतों से जो मुझे जानकारी मिली उस पर आधारित था। लेकिन ये पुस्तक मालुसाई विशुद्ध रूप से लोक कथा पर आधारित थी, या ये कहिए कि लोक गाथा पर आधारित थी। हमारे यहाँ मालुसाई गाने का भी एक चलन है, बहुत कुछ उससे प्रेरित थी, जिसमें आंचलिक स्वरूप को मैंने समेटने की कोशिश की है। लेखक मदन मोहन सती ने अब तक 5 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें काफी शोध कार्य किया गया है। खासकर कतुरी राजवंश के बारे में जानकारी जुटा पाना आसान नहीं है, तब जबकि इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में काफी कम जानकारी मिलती हो। लेकिन जिस तरह से मौखिक इतिहास के सहारे मदन मोहन सती ने कार्य किया है वह सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज।